हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे डिस्कशन को और बात करेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मीनिंग कि कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है जनरल पब्लिक से, यानी कि जनता से, और उसी जनता को या किसी बिजनेसमैन को, किसी कंपनी को लोन भी दे देता है फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, लेकिन लोन दिया जाता है बैंकों के द्वारा विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बैंकों को प्रॉफिट होता है लोन देने से। अब वो किस प्रकार से होता है वो हम जानते हैं। तो ठीक है, और ये हम देखेंगे कि जो बैंक है वो प्रॉफिट जो लोन्स देते हैं उससे उनको प्रॉफिट कैसे होता है, इसको हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे। कमर्शियल बैंक, जैसा कि नाम में ही इनके एक वर्ड है कमर्शियल, ये एक प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं। इनके द्वारा कोई भी काम करा जाता है उससे इनका पैसा बनता है, दे आर मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। हर देश में होते हैं कमर्शियल बैंक। हम अपनी डिस्कशन को हमारे देश के कमर्शियल बैंक के साथ सीमित रखेंगे। मनी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था, जैसा कि मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर बोला था बैंकिंग के बारे में। अब कमर्शियल बैंक से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक के बाप को भी जानेंगे, सेंट्रल बैंक को, पूरे के पूरे बैंकिंग का एस्पेक्ट के अंदर। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, ये सिर्फ एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम टॉपिक यहां से कर रहे हैं। इसका एडवांस एनालिसिस नितिन सिंघानिया से करेंगे, हम लोग जरूर करेंगे। लेकिन बात वही है कि नितिन सिंघानिया के अंदर फिर इतना बेसिक गिवन नहीं है जितना बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो जो कमर्शियल बैंक है, जैसा कि इनके नाम में वर्ड है कमर्शियल, दे आर प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशन, और ये बैंकिंग बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के मकसद से। जनरली फाइनेंस ट्रेड एंड कॉमर्स। देश में जितना भी व्यापार होता है, कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं, उसको फाइनेंस करने का काम करा जाता है बैंकों के द्वारा, शॉर्ट टर्म लोन एक्सटेंड करके अपने कस्टमरों को। और उनका पैसा कैसे बनता है? जब बैंक लोन देता है तो बैंक लोन इस मकसद के साथ देता है, सामने वाले पर्सन को बल्क में पैसे चाहिए, उसके पास बल्क में पैसे पहुंच जाए, और बैंक को धीरे धीरे करके आप देते रहो, उसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ हमें बैंकों को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है। तो कभी कभार बैंक जो है वो बोरोअर से दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन बैंक में जब हम पैसा जमा करते हैं हमें ब्याज देना नहीं पड़ता, हमें तो ब्याज मिलता भी है। तो बैंक इसके बीच में अपना मार्जिन मेंटेन रखते हैं, यानी कि ये ब्याज मान लो जो बैंक ने खुद जनरेट करा, और ये ब्याज वो मान लो जो कि डिपॉजिटर को देना पड़ता है। आपने, मैंने, हम सब ने खाता खोला हुआ है अलग अलग बैंकों के अंदर। बैंकों में पैसा रखने से जो हमें ब्याज मिलता है साल का, कितने भी टाइम की ड्यूरेशन का, ये जो बोरोअर से अगर इन्होंने किसी को लोन दे रखा है, उससे जो ब्याज इनको मिलता है वो ज्यादा अमाउंट का होता है, और जो हमें बैंकों में पैसा रखने का जो ब्याज मिलता है वो बहुत कम होता है। तो बैंकों के पास जो ब्याज लोन को एक्सटेंड कर कर आता है, प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट, ब्याज जो वापस आता है, वो ब्याज की दरें ज्यादा होती हैं, और ये उसमें से कुछ पोर्शन डिपॉजिटर्स को खुश करने के लिए दे देते हैं, ताकि लोगों का बैंकिंग में विश्वास बना रहे और उनको ये लगे कि घर पे पैसा रखने से होता क्या है, बैंक हमें कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट दे ही रहा है। ठीक है, इन सबसे ज्यादा मूर्ख लोग यही होते हैं। ये हम बात करेंगे क्यों। दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोअर्स, बट दे पे मच लेस इंटरेस्ट रेट टू देयर डिपॉजिटर्स। तो इसके बीच में जो ये डिफरेंस आता है, ब्याज इन्होंने लिया और हमें ब्याज दिया बीइंग अ डिपॉजिटर, ये जो दो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है, ये मेन सोर्स ऑफ प्रॉफिट होता है बैंकों का। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी का, और ऑब्वियसली बात है स्टेट पीएससी का तो बन ही सकता है। ठीक है, कि बैंकों का मेन प्रॉफिट होता कैसे है, और कमर्शियल बैंक को कमर्शियल क्यों कहा जाता है। शाइनी, आपने इको से, इकोनॉमिक्स से एमए कर रखी है, इंटरव्यू में इस क्वेश्चन के लिए रेडी रहना, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए शाइनी, बहुत स्ट्रांग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडियन ज्वाइंट स्टॉक बैंक्स आर कमर्शियल बैंक्स। ज्यादातर इंडिया में जो बैंक्स हैं ज्वाइंट स्टॉक बैंक्स, मतलब वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे ब्रांचेस को मिलाकर एक बड़ा उन्होंने एक पूरे के पूरे
एक बैंकिंग स्ट्रक्चर बनाया पूरा का पूरा, ठीक है, वो कमर्शियल बैंक हैं, लाइक पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए इनको माई टिप भर भर के बाय कर लो इनके शेयर, ठीक है। माइंड, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट कमर्शियल बैंक। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो पैसे की लेन देन कर रहा है देश के अंदर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक्स हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक को कमर्शियल बैंक कहने के लिए जो टाइटल मिलेगा, ठीक है, वो दो फंक्शन से आता है, डुअल फंक्शन से आता है। इफ दे डू नॉट परफॉर्म दीज डुअल फंक्शन, जो कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कमर्शियल बैंक नहीं कहा जा सकता। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिविंग लोन्स, एग्जाम्पल, पोस्ट ऑफिस जो है उनको बैंक कंसिडर नहीं करा जाता, दे आर नॉट बैंक्स बिकॉज दे डू नॉट गिव लोन्स। यूपीएससी का क्वेश्चन और स्टेट पीएससी का क्वेश्चन, ये पोस्ट ऑफिस के बारे में डायरेक्टली बन सकता है। हमने पोस्ट ऑफिस के बारे में एक चीज देखी थी, वो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं जरा। ये ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी में भले ही इनको बोला जा रहा है यहां पर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ठीक है, लेकिन दीज पोस्ट ऑफिस प्रॉपर तरीके से कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन के अंदर नहीं आते। ऑब्वियस ही बात है, बैंकिंग एक्टिविटी हो रही है तो बैंक तो कहेंगे ही हम लोग इनको। कमर्शियल बैंक के उसमें नहीं आते दायरे में, उसकी डेफिनेशन में, क्योंकि यहां पर डुअल फंक्शन होने चाहिए कमर्शियल बैंक के। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो प्रिम से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आप बहुत ज्यादा सोर्सेज से ना पढ़ो, पूरा का पूरा बैंक के बारे में ना भी पढ़ो ना, तो आपका एटलीस्ट इतनी समझ आपके अंदर डेवलप हो जाए कि भैया पहले मैं ये तो जान सकूं कि बैंक क्या होते हैं, बैंक बोला किसको जाता है, और कमर्शियल बैंक को कमर्शियल क्यों बोला जाता है। क्या कोई भी बैंक कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा? ये चीज है, दो फंक्शंस होने चाहिए, नहीं आ पाएगा हर कोई बैंक कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन के अंदर until and unless it does not perform the dual function of accepting deposits and giving loans. और पोस्ट ऑफिसेस को बैंक कंसिडर नहीं करा जाता बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व इन गिविंग लोन्स टू देयर कस्टमर्स। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड स्टेट पीएससी में, सिर्फ और सिर्फ स्टेट पीएससी में मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन। मेन फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक के? द टू मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर, ये हमने देखा भी, एक बोरिंग, दूसरा लैंडिंग। दैट इज बोरिंग क्या मतलब, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेते हैं बैंक और उन्हीं डिपॉजिट्स को कस्टमर के घुमा फिरा के वो पैसा देते हैं दूसरे कस्टमरों को ब्याज पे। नॉर्मल भाषा में अगर हम लोग बोले, बैंक ब्याज पे दूसरों को पैसे देता है, और वो पैसे किसके होते हैं? बैंक ने खुद नहीं क्रिएट कर रखे होते वो पैसे, आपके मेरे जैसे दूसरी जनता के डिपॉजिट्स होते हैं वो। उस पे बैंक जो ब्याज अर्न करता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। लेकिन ये प्रॉफिट थोड़ा सा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये प्रॉफिट इतना बड़ा हमें दिखता है, दिस प्रॉफिट इज समवॉट दिस, और हमें भी बैंक में पैसे डिपॉजिट करने पर ब्याज हमें भी मिलता है, लेकिन हमारा प्रॉफिट इज समवॉट लाइक दिस, क्योंकि यहां पर जो बैंक को इंटरेस्ट रेट प्राप्त हुआ वो ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू जो इंटरेस्ट रेट हमें प्राप्त होता है किसी बैंक में खाता खुलवाने के बाद उस बैंक में अपने पैसे रखने से। ठीक है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स नंबर 1 फंक्शन है कमर्शियल बैंक का। ये कमर्शियल बैंक या कोई भी बैंक देश में इसलिए बना होता है, अगर प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग बोलें, सिर्फ एक बैंक को बोल देते हैं, और चलो अगर बहुत लॉजिकल तरीके से बोलना है तो कमर्शियल बैंक को ले लेते हैं। कमर्शियल बैंक को लाने का पर्पस ही किसी देश में यही होता है कि वो डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, लोन भले ही नहीं आते कोई बात नहीं, और लोन नहीं देंगे तो कोई बात नहीं बेटा, कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन से बाहर भी हो जाओगे। दो डुअल फंक्शन में फिर क्योंकि दोनों चीजें आनी चाहिए, लेकिन प्राइमरी फंक्शन कोई ना कोई, ये बैंक का टाइटल जिसके पास होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं BANK, भले वो कमर्शियल बैंक ना हो, लेकिन बैंक का टाइटल जिसके पास है, डिपॉजिट तो एक्सेप्ट करेगा करेगा।
लोन देना दे उससे फर्क नहीं पड़ता, डिपॉजिट एक्सेप्ट होंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है किस किस फॉर्म में? हमारे करंट अकाउंट होते हैं बैंक के पास, सेविंग अकाउंट का खाता खुल सकता है, या आप अपने पैसों की एफडी करवा लो, फिक्स डिपॉजिट करवा लो। ठीक है, एफडी जनरली करवाने को करवा सकते हो, लेकिन अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता। जिन लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती ना, तो वो एफडी करवाने का सोचते हैं। एफडी एक अच्छा ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज एफडी फिक्स डिपॉजिट, ध्यान से सुनना, फिक्स डिपॉजिट जो है वो कभी भी एक चीज को बीट नहीं कर सकते देश में, क्योंकि एफडी जनरली आप कैसे करवाओगे? 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, मतलब ये तो मैं बोल रहा हूँ कितने की भी महीनों की भी हो सकती है, कोई टेंशन नहीं है। बट एक बात बोल रहा हूँ, एफडी जनरली करवाओगे तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जनरली वो करवाओगे। ठीक है, जो फिक्स डिपॉजिट है वो कभी भी देश में इसको बीट नहीं कर पाता। जिस टाइम पर आपको फिक्स डिपॉजिट टूटने के बाद जब अपना ब्याज मिलेगा भी ना, उस टाइम पर महंगाई ज्यादा होगी, यानी कि आपकी एफडी प्लस आपको जो इंटरेस्ट मिला वो यहां पर है, लेकिन उस टाइम पर महंगाई पहुंच गई होती है यहां पर। और एफडी से भी वर्स्ट सिनेरियो में जो आप करते हो कि सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखना, वो आपका यहां पर होता है, यानी बैंकों के अंदर पैसा रखना है ऐसा करके। ठीक है, तो मयूर क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? ईशा क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? बताओ, सब लोग बताओ क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? नहीं, ट्रेडिंग, बात ट्रेडिंग को प्रमोट करने की नहीं कर रहा, ट्रेडिंग में नहीं, मतलब आपको अपना पैसा जनरली ऐसा ऐसा बोला जाता है कि आप या तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर डालो, बिकॉज ये इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में डालो जिसको आप आराम से कुछ सालों तक होल्ड कर सकते हो। और होल्ड कैसे कर सकते हो? वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करा करो जो कि ईयर के डिमांड जोन में हो। ठीक है, और म्यूचुअल फंड क्या होता है, आप अपना म्यूचुअल फंड खुद भी बना सकते हो। बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक्स लो जो कि ईयरली या हाफ ईयरली की डिमांड जोन में हो, ऐसा स्टॉक 1, ऐसा स्टॉक 2, ऐसा स्टॉक 3, ऐसे 10-15 स्टॉक जो है वो एन नंबर ऑफ स्टॉक्स अपने बना लो अपने कैपिटल के हिसाब से। एंड ये बेस्ट क्वालिटी के जो स्टॉक्स हैं, ये आपका जो कॉम्बिनेशन होता है कि इसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड कोई सजेशन नहीं होती है, म्यूचुअल फंड बंदा अपना खुद भी बना सकता है। ठीक है, एंड इसमें आप पैसा होल्ड करके रखो, आपका डेफिनेटली पैसा ग्रो होता है बहुत अच्छे तरीके से। लाइक आपका अगर बहुत सेफ अगर आप रहना चाहते हो, 70% अपना अमाउंट म्यूचुअल फंड के अंदर डालो, 30% अपना अकाउंट स्टॉक के अंदर डालो, एंड दिस शुड बी योर आंसर इन इंटरव्यू। दिस शुड बी योर आंसर इन इंटरव्यू। और वो पूछे क्यों आप उसके लिए मना क्यों कर रहे हो सेविंग अकाउंट वगैरह या फिर एफडी करवाने से, बोलना सर रिकॉर्ड्स से डैट नो बैंक इन आवर कंट्री, या किसी भी कंट्री के अंदर वो एफडी पर या बैंक में पैसा रखने का इतना ब्याज नहीं देते हैं कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। सिंपल इसका आंसर। तो बात हमेशा हर जगह ट्रेडिंग की नहीं है, लेकिन अब वो इंटीग्रल पार्ट है तो है, क्योंकि यहां पर कुछ भी लिखोगे या कुछ भी बोलोगे ना, ठोके जाओगे इंटरव्यू कमरे में। तो इट कलेक्ट्स कमर्शियल बैंक की बात हो रही है। कमर्शियल बैंक जो है इट कलेक्ट्स सरप्लस बैलेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल फर्म्स, ठीक है, उनसे कलेक्ट करता है पैसे, एंड इट फाइनेंसेस द टेम्पररी नीड्स ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। कैसे ये पूर्ति कैसे कर पाता है कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स में? जो फाइनेंशियल जो टेम्पररी नीड्स होती है कंपनियों वगैरह की, उनकी पूर्ति कैसे हो पाती है? उनको चाहिए होता है लोन, लोन है उनकी भूख। अब भूख की पूर्ति कैसे होगी? ठीक है, लोन मिल जाता है उन कंपनियों को, कमर्शियल बैंक दे देते हैं, उसके साथ साथ बात क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट चार्ज करेगा बैंक, जितना पैसा दे रखा है वो तो वापस लेगा ही, और इंटरेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट टास्क क्या है कमर्शियल बैंक का? कलेक्शन ऑफ द सेविंग्स ऑफ द पब्लिक। लोगों के पास जो भी सेविंग है वो घर की तिजोरियों में, अपने बटुओं में, अपने पर्सेस में ना रखकर वो बैंकों के पास रखें। इस मकसद के साथ बैंक जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, इसको प्लीज ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको पहचानने में और लिखने में आपको बहुत मदद मिलेगी। क्या? देखो, अगर बैंकिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंटरव्यू रूम में, या मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन आ जाए,
तो बैंक के सबसे पहले बर्थ के बारे में बताना है, या बर्थ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, बैंकों का जो जन्म होता है वो इसलिए होता है, जैसा कि आपने देखा, जनता के पास देश में कुछ ना कुछ सेविंग्स हैं। ऐसा माना जाता है कि देखो, बैंक ना एक सबसे पहले तो ट्रस्टेबल गारंटर होना चाहिए आपके पैसे का। सबसे पहले तो बैंक जो है वो एक ट्रस्टेबल गारंटर होना चाहिए आपके पैसे का, यानी कि कहीं भागेगा नहीं, भगोड़ा नहीं बनेगा, डूबेगा तब भी आपका पैसा सिक्योर रहना चाहिए। वो हम पढ़ेंगे, डूबेगा तब भी इसके लिए क्या गारंटी होती है, लोग ट्रस्ट करके क्यों बैंकों में फिर भी मतलब वो करते हैं, ठीक है, पैसा क्यों डालते हैं। एक सिंगल बैंक भी फेल हो जाए ना, एक सिंगल बैंक भी, लोगों की उम्मीदें टूटती हैं और वो बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। खैर छोड़ो, उस टॉपिक पर अभी आता हूं। लेकिन बैंक जो है, ऐसा माना जाता है कि जनता जो भी अमाउंट सेव कर रही है वो घर की तिजोरियों में ना रखकर वो बैंकों के पास रखा जाए। इट शुड नॉट बी केप्ट इन हाउस लॉकर्स और एलमीरा। घर की अलमारियों के अंदर और हाउस के लॉकरों के अंदर ये सारी चीजें ना रखी जाए, ये बैंक के पास रखी जाए। अब इससे फायदा क्या होगा? ऐसा बैंक चाहते हैं, ऐसा सरकार चाहती है, ऐसा हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक चाहता है। क्यों चाहता है, इसकी एक्सप्लेनेशन सुनो, इसकी एनालिसिस सुनो, क्योंकि ये बुक पढ़ने के बाद भी और नितिन सिंघानिया पढ़ने के बाद भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कहीं पर भी अवेलेबल, ठीक है। सिंपल शब्दों में बता रहा हूं ताकि आपकी मेंस ओरिएंटेड हेल्प हो जाएगी। अगर आप इस प्रकार का डायग्राम भी बनाकर आ जाओगे ना, तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो जनता का पैसा, एक लाइन हमें यहां से हिंट मिल जाती है नीचे, कि जो पहला टास्क है बैंक के लिए, कमर्शियल बैंक के लिए, वो ये है कि लोगों की जो सेविंग्स है वो तिजोरी में ना रखकर बैंक के पास रखे और बैंक उन पैसों को कलेक्ट करे। अब बैंक इन पैसों को कलेक्ट ऐसे कर सकता है क्योंकि बैंक को सबसे पहले तो एक आइडेंटिटी होती है बैंक के साथ जुड़ी और जो कि उसको बरकरार रखनी चाहिए, दैट इट इज अ ट्रस्टेबल गारंटर ऑफ पीपल सेविंग्स। इट इज अ ट्रस्टेबल गारंटर ऑफ पीपल सेविंग्स। लोगों ने जितनी आमदनी जोड़ जोड़ कर रखी हुई है, वो उन पैसों को अगर बैंक के पास रखेंगे तो बैंक को ये भरोसा दिलासा दिलवाना होगा कि वो एक तो लेकर भागेंगे नहीं। दूसरा, सिर्फ भागने से नहीं होता ना, मैं तुम्हारे पास पैसा क्यों रखूं, क्या मिल जाएगा मुझे एक्स्ट्रा, मैं घर पे रख लूंगा, वो मेरे पास है। मैं क्यों स्कूटी लेकर रात को भागूं, मेरी बेबी ने मुझसे आइसक्रीम मांगी है, कुछ भी मांगा है, या रात को हम रोमांस कर रहे हैं, 10 चीजों की जरूरत पड़ गई, कैंडल लाइट की, चॉकलेट की, कुछ भी है, मैं क्यों स्कूटी लेकर एटीएम भागूं या फिर इधर उधर भागता फिरूं। मेरे घर पे कैश पड़ा हुआ है, नीचे जाकर मैं कोई भी सामान ले आऊंगा मैं आराम से। अब मैं उसको बोलूंगा कि बेबी मैं लेने जा रहा हूं सामान, वो करके तब तो चला बेबी टर्न ऑफ ही हो गई, फिर क्या फायदा। तो यहां पर बात क्या है, जो बैंक है उसको कुछ तो देना पड़ेगा कस्टमरों को, तो वो खुश करने के लिए जो लॉलीपॉप देते हैं वो देते हैं ब्याज, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस चीज पे? हमारी सेविंग्स पर। हमारी सेविंग्स पर हमने जो भी पैसा जोड़ रखा होता है उस पर हमें मिलता है ब्याज। इस पर्पस के साथ बैंक जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। लेकिन बात यहां पर नहीं आती, ये तो थ्योरेटिकल चीज एस्पेक्ट है, और इसके बियॉन्ड क्या एनालिसिस है, इसके पीछे क्या तिगड़म छुपी हुई है, वो ये है, बैंक ना ऐसे ही हमें ब्याज नहीं दे रहे हैं। फ्री में तो किसी की थूक भी नहीं मिलती है, फ्री में तो किसी से प्यार भी नहीं मिलता है, ठीक है। एवरी लंच हैज अ पेमेंट ऑफ इट, नो लंच इज फ्री इन लाइफ। तो यहां पर अगर ये हमें ब्याज दे रहे हैं, हमारे चाचे का बैंक थोड़ी ना है, हर बैंक हमें क्यों दे रहा है ब्याज? क्या हम बहुत ज्यादा स्मार्ट लगते हैं? लड़कियां बहुत ज्यादा हॉट है, सारे लौंडे जितने बैंक खाता खुलवाने आके 8 पैक ऐप्स हैं उनके, टेबल पे नाच नाच के दिखाएंगे, सब लोग पोल डांस करेंगे, बंदे और बंदियां। किस फायदे के लिए दे रहा है? फ्री में तो जैसा कि मैंने बोला, कोई तो अपनी थूक भी नहीं देता है। बैंक ना एक ही माध्यम के साथ खुल रखे होते हैं, हम लोग उनके कस्टमर, और कस्टमर को ना भगवान माना जाता है, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग के लिए। हम उनके लिए पैसा बनाने की मशीन है बस एक। और जिस देश की जितनी ज्यादा आबादी, तो बैंक की तरफ लोगों को आकर्षित करना, यानी कि उतने ज्यादा इनकी जेबें पैसों से, गड्डियों से भरी रहना। वो चीज कैसे होती है? हमें तो लॉलीपॉप देती इंटरेस्ट की कि तिजोरी में रखोगे तो वो मोर पंख की तरह 1 से 2 नहीं बनेंगे, वो डबल नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास रखोगे
तो कुछ ना कुछ चीज हम डबल करके तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज आपके आपके पैसों पे बढ़ा कर ही देंगे। 100 रुपए अगर आपने रखे हैं तो हम 105 या 107 रुपए 110 रुपए करके ही देंगे। 1 करोड़ रुपए रख रखा है तो 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 10 लाख तक हम आपको पक्का देंगे, अगर आप कुछ ड्यूरेशन तक हमारे पास अगर पैसा रखते हो। ये पैसा बैंक अपने आप कैसे बना रहा है? इसके पास कोई सोने की मुर्गी है या फिर क्या है? तो देखो, बैंक ने हमें जो लॉलीपॉप दी है इंटरेस्ट की, कि आप अपनी सेविंग्स पर हमसे ब्याज ले लो जो कि हमारा प्रॉफिट होगा, यानी कि अगर हम वो तिजोरी में पैसा रखते तो वो खर्च हो जाता, लेकिन बैंक में रखने के बाद ऊपर की मलाई हमारे पास और ज्यादा आ गई। 1 करोड़ के ऊपर मेरे पैसे एक साल के अंदर 1 करोड़ 7 लाख 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 3 लाख 1 करोड़ 10 लाख तक बन गए। मान लो 2 साल में बन गए, 2.5 साल में बन गए, लेकिन 10 लाख फालतू का एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास, सेफली आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे, सिर्फ पैसे उधर रखने पड़े। तो भैया मेरे को ये समझ में नहीं आता, वो बैंक पे बैठी रिसेप्शनिस्ट इतना प्यार क्यों करती है मुझसे कि मेरे पैसे को डबल करती जा रही है। मैं जब भी जाता हूँ वो बड़ा खुश होकर स्माइल करती है कि दुबे जी आओ, बताओ और कितनी सेविंग्स आपकी करनी है और कितने डालनी है सेविंग्स। तो मुझे तो नहीं लगता इतना प्यार वो मुझसे करती है, लेकिन फिर भी मुझे पैसे डबल कर करके बैंक क्यों दे रहे हैं, बैंक का स्टाफ क्यों दे रहा है मुझे? तो देखो, बैंक को जो हमने पैसा दे रखा होता है, बैंक उसको एक साइक्लिकल रोटेशन में घुमाता है, एक साइक्लिक रोटेशन में घुमाता है, और ये जादू की छड़ी जब घूमेगी तो बैंक के पास प्रॉफिट क्रिएट होता है। कैसे घूमेगी? मेरा जो पैसा है, किसी और का पैसा जो बैंक में डिपॉजिट है, बैंक उसको लैंड करता है किसी बिजनेसमैन को, किसी एमएनसी को, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को, ठीक है, अलग अलग लोगों को ये पैसा दिया जाता है बैंकों के द्वारा। जब बैंक पैसा देता है वो लोन के तौर पर देता है। लोन कभी भी किसी की मदद नहीं होती है। अब यहां पर देखो बैंक का रूप दिख गया कि भैया इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो आपका पैसा लेकर कहीं नहीं भागेंगे, दोस्ती यारी में दे दो उनको पैसा। मुझे तो तुम जानते भी नहीं हो, मुझे तो 1 करोड़ का मुझे 1 करोड़ 10 लाख बनाकर दे रहे हो तुम, उनको भी दे दो ऐसा। तो यहां पर असलियत पता लगती है कि बैंक है वो लॉयल गर्लफ्रेंड नहीं है। जैसा कि जो शक था हमारा कि फ्री में तो कोई अपनी थूक भी नहीं देता, तो बैंक भी ये चीज़ है। लोन कभी भी किसी की मदद नहीं होती है। लोन पे पर्सन को क्या करना पड़ता है, जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यानी कि मान लो किसी एक बिजनेसमैन ने, इस बंदे ने बैंक से लिया 3 करोड़ का लोन, तो ये 3 करोड़ है उसका प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इस 3 करोड़ पर कुछ ना कुछ ब्याज उसको देना पड़ेगा। और हमने एक चीज पढ़ी थी, ब्याज जो है ये एक टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स के तहत बनता है कि इतना ब्याज आपको देना पड़ेगा। अब कल को इन्फ्लेशन आ जाए इकोनॉमी के अंदर, चाहे डिफ्लेशन आ जाए, जो ब्याज डिसाइड हुआ है वो वही देना पड़ेगा इस इंडिविजुअल को, बैंक को। अब ये ब्याज जो होता है, जैसा कि अभी तक हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा, ये ब्याज ज्यादा बड़ा होता है। ये ब्याज जो है, सबसे पहले तो एक चीज और लिख देते हैं, ये जो ब्याज है ये है क्या? ये ब्याज इस बैंक के लिए प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट है। ये ब्याज क्या है? मान लो 3 करोड़ पर जो इस इंडिविजुअल जो लोन लिया, वो हर महीने बैंक को मान लो 3 लाख रुपए देता है, हर महीने 3 लाख देता है, यानी कि 10 महीने के अंदर 30 लाख, और एक साल के अंदर कितने? एक साल के अंदर कितने? सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ब्याज 36 लाख। ठीक है, मुझे मेरे 1 करोड़ पर बैंक अगर 3 लाख भी दे रहा है, और इसमें से अगर मैं 3 लाख घटा दूं तो कितना बचा बैंक के पास? फिर भी 33 लाख। बैंक ने इसका काम भी कर दिया था, इस इंडिविजुअल को पैसे की बहुत जरूरत थी, बैंक का खुद का काम भी हो गया, मोटी मोटी जेबें भर गई, और बैंक ने कि कल को दुबे साहब विड्रॉ ना हो जाए बैंक से तो मुझे भी मलाई दे दी ऊपर की 3 लाख की फॉर्म में, कि 1 करोड़ के ऊपर 3 लाख फ्री के, एंजॉय करो। उन्होंने बोला सिर्फ इतना करना भाई साहब, आपको स्कूटी लेकर, एटीएम कार्ड लेकर किसी एटीएम पर तक पहुंच जाओ, हम भले ही बंद होंगे आपका काम हो जाएगा, और बीबी टर्न ऑफ नहीं होगी, इसकी गारंटी लेते हैं हम, क्योंकि 3 लाख की मलाई बहुत अच्छी होती है। आप लोग 2 से 3 हो जाओगे एक ही रात में, इतना खुश हो जाओगे आप दोनों।
इतना अच्छा ब्याज देंगे हम आपको जितना आपके पास पैसा होगा। तो मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेबी, वैसी ठंड हो रही है, बाहर तक घूम ही आते हैं कम से कम। अगर क्या कल को बैंक फेल कर जाए, कल को अगर बैंक फेल कर जाए, अब जैसे दोस्तों कुछ साल पहले क्या हुआ था, यस बैंक जो था वो फेल कर गया था, कोलैप्स कर गया था। उसकी बैलेंस शीट में कुछ दिक्कत थी, एनपीए ज्यादा बढ़ रहा था, जो भी दिक्कत थी। अब उससे हमारा करंट अफेयर से कोई ताल्लुक नहीं है। यस बैंक मान लो या कोई भी बैंक हमारे देश के अंदर कोलैप्स कर जाए, इसकी वजह से होता क्या है, हालांकि इसके कुछ मीडियम होते हैं, ऐसा नहीं है कि बैंक कोलैप्स करने का मतलब है कि लोगों का पैसा डूब ही जाएगा। ये हम देखेंगे, ये चीज सुनिश्चित कैसे करी जाती है कि अगर मैंने अपना पैसा यस बैंक में डाल रखा था, उसके अकाउंट खुलवा रखा था, तो अगर वो मेरा पैसा बैंक डूब गया तो मैं क्या करूंगा, हम देखेंगे इस चीज को क्या होता है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि बैंक को डूबने ना दिया जाए, इसके लिए सेंट्रल बैंक जो है वो बिग डैडी का काम करता है। इट वर्क्स एज अ गॉड फादर फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक्स एंड ऑल द नॉर्मल बैंक्स ऑफ द कंट्री, ताकि कल को वो कोलैप्स करे तो वो उनका ये रहता है कि मेरी जवाबदेही रहेगी। उसको हम देखेंगे उस प्रक्रिया को अंग्रेजी में और अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में कहते क्या है, कि ये जो बिग डैडी हम बोल रहे हैं और उसकी जवाबदेही रहेगी, इसको अंग्रेजी में कहते क्या है, उसको हम देखेंगे। लेकिन बैंक का कोलैप्स होना यहां पर आम भाषा से हम लोग समझते हैं, यानी कि कस्टमरों का डिपॉजिटर्स का ट्रस्ट टूट जाना। जब ट्रस्ट टूटेगा तो सिर्फ यस बैंक नहीं, दूसरे बैंक के जो कस्टमर्स होंगे वो भी अपना पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर जाएंगे, वो भी अपना पैसा विड्रॉ करना स्टार्ट कर जाएंगे। अब इससे दिक्कत क्या होती है, मान लो ये जो पर्सन आया था बैंक के पास, 3 करोड़ का लोन जिसको मिला था, अब लोगों ने अपना पैसा जो बैंक से खींचना स्टार्ट करा है। बैंक अब जो है आसानी से, जब बैंकों के पास पैसा आ ही नहीं रहा है, डिपॉजिटर्स नहीं है, क्योंकि जब आ ही नहीं रहा है तो बैंक क्या करेगा, अपना ब्याज बहुत ऊपर कर देता है। क्योंकि जब डिपॉजिटर्स ही नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है, बैंक को तो अपना प्रॉफिट निकालना है ना। तो इस पर्सन को 3 करोड़ पर जो हर महीने का 3 लाख ब्याज देना था, हो सकता है जब डिपॉजिटर सारा येस बैंक जैसे फेलियर्स के बाद, या फिर और भी लोग जो है कस्टमर अलग अलग बैंक से अपना पैसा निकालने लग गए हैं कि हमारा बैंक भी कोलैप्स ना कर जाए, अब डिपॉजिट्स नहीं है बैंक के पास, तो बैंक आसानी से लोन नहीं दे सकता इजी टर्म्स एंड कंडीशन पर, ब्याज बहुत ज्यादा चार्ज करेगा। भाई 3 करोड़ पे 3 करोड़, 3 करोड़ का लोन पे 3 करोड़ ब्याज कौन देगा, मान लो इतना महंगा ब्याज है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, लोग जो है वो लोन लेने से कतराते हैं। अब लोन लेने से कतराएंगे तो ये पर्सन जो है, ये भजिया तलने के लिए तो लोन ले नहीं रहा था, समोसा बड़ा पाव की दुकान तो खोलनी नहीं थी इसे। 3 करोड़ का लोन ले रहा था तो देश में कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, या देश के पहियों को चलाने में कुछ ना कुछ फ्यूल या पेट्रोल डालने के लिए ले रहा होगा लोन। अब वो फ्यूल और पेट्रोल डालना रुक जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ध्यान से सुनना, एक मिनट प्रॉपर तरीके से लिखता हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो कर जाती, वो स्लो डाउन होने लग जाती है। स्लो डाउन होने के कुछ समय बाद वो पूरी की पूरी, हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। इतना ग्रेटर इंपैक्ट होता है और इतनी रेलेवेंस है बैंक के जन्म की, बैंक के बर्थ की, इतना कुछ करता है बैंक। और ये मैंने आपको एक प्रॉपर एक फॉर्मेट के साथ समझा दिया। अब आप कुछ भी पढ़ने वाले हो, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आपके पास इंटरव्यू में आर्ग्यू करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स के इससे क्या होता है, ये फलाने रेट, अंग्रेजी माध्यम, उनसे नॉर्मल बात करो। सर बोलो, आसान भाषा में समझाऊंगा आपको कि क्या हो जाएगा अगर बैंक अच्छा काम कर रहा है और बैंक अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो बोलना भूल जाओ, मुझे नहीं पता है एसएलआर और ये क्या कहते हैं, जितने भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है। बोला आसान भाषा में बताता हूँ मैं आपको, जैसे मैं जिले में जाने के बाद किसी एक बिना पढ़े लिखे इंसान को समझाऊंगा ये वाली बात, कि बैंकों में तुम्हें खाते में पैसे क्यों डालने चाहिए और सबको क्यों पैसे जमा करने चाहिए। और इसी के लिए जीएस पेपर 2 में हमें इस टॉपिक को जोड़ना पड़ेगा, मनी इन बैंकिंग को फाइनेंशियल इंक्लूजन से, क्योंकि अगर ये चीज प्रमोट ना हो ना तो लोग बैंकिंग सिस्टम को ल्यूक्रेटिव मानेंगे ही नहीं। लोगों को क्या लगता है, फोन पे हमारा पैसा फंस जाएगा, ठीक है, या फिर हमारा पैसा आसानी से विड्रॉ नहीं होगा, बैंक अपने आप ही पैसे काट लेगा किसी ना किसी चीज के, अपने आप ही लोन को वेरीफाई कर देगा। ये चीज लोगों को सिखानी पड़ती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन उनको बतानी पड़ेगी। किसी का पैसा अटक कर रह गया तो उसके लिए माध्यम क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें लोगों को बतानी पड़ेंगी। इसलिए तो ये सर्वर अपने खराब नहीं होने देते हैं। जितने भी यूपीआई आईडीज वाले प्लेटफॉर्म है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट्स, क्रिप्टोज अकाउंट्स, ठीक है।
तो फर्स्ट टास्क है जो बैंक का वो है कलेक्शन ऑफ द सेविंग्स ऑफ द पब्लिक. द बैंक डज दिस बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स कस्टमर्स. डिपॉजिट्स लाइफ लाइन है बैंक की. ये ऐसी है हार्ट बीट, ये ऐसे ऐसे करके करके जो चलती रहती है. जिस दिन कोई भी बैंक फेल होता है ना, ये हार्ट बीट ऐसे ऐसे करके चलने लग जाती है. और एक बैंक के कोलैप्स होने के बाद हो सकता है वो फिर बैंक हमेशा के लिए डेड हो जाए और ये सीधी हो जाए रेखा. डेड. ये लाइफ लाइन है बैंक की डिपॉजिट्स. तो इनमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज कंसिडर एज लाइफ लाइन ऑफ बैंक्स. डिपॉजिट्स आर कंसिडर एज लाइफ लाइन ऑफ बैंक्स. क्योंकि कई बुक्स आपको आर्ग्यू करेंगे, उल्टी सीधा आर्ग्यूमेंट देंगी, ट्रैप एग्जामिनर करेगा. ये पूछकर देख लेना किसी से भी जो आपके साथ तैयारी कर रहे हो, कोई भी हो, कि बैंकों की जो लाइफ लाइन है वो क्या होती है. ऑप्शन नंबर 1 डिपॉजिट्स, ऑप्शन नंबर 2 लोन्स देना, ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 नीदर 1 nor 2. डिपॉजिट्स को बोला जाता है लाइफ लाइन ऑफ बैंक्स. ये वाली बुक, ये वाली लाइन जो है शायद से आपको नितिन सिंघानिया वगैरह कोई और बुक में भी ना मिले. बताओ समझ में आया. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है. डिपॉजिट्स ऑफ द लाइफ लाइन ऑफ बैंक्स. क्या आपको यहां तक की पूरी की पूरी प्रक्रिया समझ में आई? बैंकों की रेलेवेंस समझ में आई? बैंक क्यों जरूरी है टिकना ये समझ में आया? और बैंक को फेलियर होने से क्यों बचाना ये समझ में आया? कोई भी दिक्कत अभी तक किसी भी चीज में? क्या ब्याज वाली बात समझ में आई? बैंकों के पास ब्याज एक तो आता है और ब्याज हमें भी देता है बैंक, लेकिन आया हुआ ब्याज बहुत बड़ा होता है और हमारे अकाउंट में डाला हुआ ब्याज, हमारे जो हमने अकाउंट खुलवा रखे हैं, खाते खुलवा रखे हैं, उस पर जो हमें ब्याज मिलता है वो बहुत कम होता है. और जो बीच का जो मार्जिन बचता है हमें देने के बाद, उस बिजनेसमैन या किसी से भी जो लोन जो दिया था, वो प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद वो वाला जो ब्याज आ रहा है, उसका जो ये डिफरेंस होता है, ये बैंक का प्रॉफिट होता है. तो बैंक को कोई प्यार नहीं था मुझसे. वो जो हंस के मुझे ग्रीट करती थी वो तो हरामजादी निकली इसका मतलब. चलो हेल्प हो रही है मेरी, लेकिन कोई एहसान थोड़ी ना कर रही है. और भी बैंक है जिसमें खाता खुलवाऊंगा, वो गोदी में बिठा बिठा के खाता खोलेंगी मेरा. ये चीज है. बताओ समझ में आया? इसलिए जब भी कोई नया बैंक आता है ना, सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव स्कीम पता है क्या निकालता है वो? सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव स्कीम कि हमारे पास खाता खुलवाओ और हम इतना ब्याज देंगे आपको. और तो कोई माध्यम है ही नहीं ना. अट्रैक्ट कैसे करोगे? सालों का ट्रस्ट कैसे मतलब हिलाओगे दूसरे कस्टमरों का कि उनका ट्रस्ट वहां से टूटे, उनका ट्रस्ट वहां से हिले, और वो इतने सालों का जो खानदान उनके पुश्ते की पुश्ते उस बैंक में खाता अपना खोल रही थी, वो शिफ्ट कर जाए. सिर्फ यही रीजन है. हमारे देश में जितने बूढ़े हैं ना, बुजुर्ग लोग हैं, ये सब बुढ़े बुढ़िया के अकाउंट पोस्ट ऑफिस में होते हैं, पोस्ट ऑफिस बैंक में. एक ही बात बोलते रहेंगे, अरे वो हमारे जमाने से, अरे वो हमारे जमाने से, अरे वो हमारे जमाने से. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.